नमस्कार बच्चों। ऑक्सीजन फैमिली के प्रीवियस लेक्चर पर हम लोग ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? ऑक्सी एसिड्स की। तो सल्फर 4 सीरीज़ के ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन करता है, उस जिसमें से फर्स्ट वन इज़ सल्फ्यूरस एसिड सीरीज़। अस मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। इसमें से जो तीसरा कंपाउंड था H2H2O4, जिसका नाम था डाई थायोनस एसिड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर गलत लिख गया था लौकर लौकर में, इसको अपडेट कर लेते। यहाँ से हो जाएगा -8 +2 बचा -6, उधर गया +6 डिवाइड बाई 2। तो दोनों सल्फर +3 पर हैं, +4 पर नहीं है। कहाँ पर है? +3 पर। क्लियर है? ये अपडेट कर लो, लास्ट लेक्चर पर लास्ट में ये गलत हुआ था। तो डाइथायोनस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 एंड +3। अब ये हुआ सल्फ्यूरस एसिड सीरीज। अब नेक्स्ट आएगा सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। सेकेंड सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। तो इसको समझते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, इसको ऊपर से ही थोड़ा लिंक करके रखते हैं। एक काम करते हैं, इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ाओ H2SO4, इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ाओ H2H2O3, और इसमें 2 ऑक्सीजन बढ़ाओ। इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। इसमें 2 ऑक्सीजन बढ़ाओ तो इट विल बी H2H2O7। समझ गए इतना? ठीक है। ये इससे आया, ये वाला इससे आया, और ये वाला इससे आया। क्लियर है? ऑक्सीजन बढ़ा है, मीना बढ़ा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, मतलब ये इक एसिड में आएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वाला सल्फ्यूरस एसिड था, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब सब लोग जानते हैं H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल, या इसी को हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। ये थायो सल्फ्यूरस एसिड था, तो इसका नाम हो जाएगा थायो सल्फ्यूरिक एसिड। इस वाले का नाम था पायरो सल्फ्यूरस एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ गया? ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं। सल्फर 2 हाइड्रोजन है, 2 OH आ जाएंगे, 2 ऑक्सीजन बच के, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता। ये जो थायो वाली सीरीज है, थायो वाली, क्लियर? इसमें S डबल बॉन्ड S लिंकेज आता है, बिल्कुल सही बात है। 2 हाइड्रोजन, 2 OH, एक ऑक्सीजन बच गया। देखो यहाँ O3 है, यहाँ O2 आया, तो डबल बॉन्ड O। पायरो में SOS लिंकेज होता है, सब लोग जानते हो SOS लिंकेज। क्लियर? 2 हाइड्रोजन, 2 OH लगो, सिंपल तरीका। कितने ऑक्सीजन हो गए? 3। बाकी कितने? अभी 4। 4 बाकी है ना, तो कैसे आएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पायरो सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ और भी नाम होते हैं, इसे हम लोग ओलियम भी बोलते हैं, या इसी का नाम होता है, इसी ओलियम का ही दूसरा नाम होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3, दोनों को मैथमेटिकली जोड़ दो तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड के नाम क्या क्या है? ओलियम, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3। समझ में आ गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जरा इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। क्लियर? तो सल्फर यहाँ निकाल लो यार, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होगा। ये वाला सल्फर -2 है, और ये वाला सल्फर कैलकुलेट कर लो आप, +6 पर है, और यहाँ पर दोनों ही सल्फर +6 पर हैं। दोनों ही सल्फर कहाँ पर हैं? +6 पर। क्लियर हुआ इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? ओके। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। कौन सी? सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। इसका तीसरा आएगा, थर्ड सीरीज, पर ऑक्सी एसिड्स। पढ़ो क्या लिखा है? पर ऑक्सी एसिड्स। क्लियर है? अब इसको कैसे लिखेंगे? इसमें फिर से एक ऑक्सीजन को बढ़ाओ तो इट विल बी H2SO5। क्लियर? इसको छोड़ दो, इसका अब कोई भी पर नहीं बनता। इसमें एक ऑक्सीजन और बढ़ाओ, एक ऑक्सीजन और बढ़ाओ तो इट विल बी H2H2O8। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। इसका नाम होता है पर ऑक्सी, एक सल्फर है तो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसे रेडॉक्स में हम बहुत सारा पढ़ते हैं इसके बारे में। ये परऑक्सी एसिड्स है तो इसका नाम हो जाएगा पर ऑक्सी, 2 सल्फर हैं, दैट्स वाई डाई सल्फ्यूरिक एसिड।
डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इट इज आल्सो नेम्ड एज कैरोस एसिड एंड इट इज कॉल्ड मार्शल्स एसिड। इसे क्या बोलते हैं? मार्शल्स एसिड। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैरोस एसिड एंड मार्शल्स एसिड। इसमें परॉक्सी लिंकेज प्रेजेंट होता है। परॉक्सी लिंकेज मतलब ओओ लिंकेज प्रेजेंट होता है। कौन सा लिंकेज? ओओ। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होता है किसी कंपाउंड में, तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, क्योंकि परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन -1 पर होता है। क्लियर हो गया? अब जरा एक काम करते हैं, इसमें इसकी बॉन्डिंग को समझते हैं। तो एक काम करो, सल्फर सेंट्रल एटम हो गया, समझ गए इतना? ठीक है। अब इसका 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH आएंगे। अब इधर वाला OOH हो जाता है, दिस इज डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये वही बना है H2SO4 ही है, एक ऑक्सीजन हटा दो, H2SO4 ही है, उसी H2SO4 को हमने H2SO5 कर दिया, जिसमें ये ऑक्सीजन -1 है, ये -1 है, बाकी सभी -2 -2 -2, हाइड्रोजन +1 आप निकाल लो, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा। कितना आएगा? +6। अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो 5 2 10, 10 में 2 गया 8, तो आपको लगेगा +8 है, लेकिन +8 गलत है। +8 ना होके कितना होगा? +6 होगा, क्योंकि सल्फर +6 के ऊपर जा ही नहीं सकता, तो +8 कहाँ से जाएगा? ठीक है, यहाँ पर हो परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये किससे बना है? इससे आया, इससे आया है। तो पहले इसी को बनाओ और इसमें जो SOS लिंकेज, इसको SOOS कर देंगे, परऑक्साइड लिंकेज मिल गया। बाकी सभी वही रहेगा, 2 हाइड्रोजन 2 OH, बाकी सेम रहेगा ऊपर वाले के जैसा। अब आप निकाल लो, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 आएगा और इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +6। क्लियर है? तो अगर किसी भी कंपाउंड के नाम के पहले पर वर्ड जुड़ जाए, कौन सा वर्ड जुड़ जाए? पर वर्ड, तो उसमें जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम जो भी होगा, वो अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, दैट इज हाउ मच? +6 एंड +6। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं, ठीक है। अब ये जो कैरोस एसिड और मार्शल्स एसिड है ना, इनकी हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? हाइड्रोलिसिस। तो इनके हाइड्रोलिसिस यहीं पर कर लेते हैं। जब हम परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है ना, तो ये वाला SO बॉन्ड टूट जाता है, SO बॉन्ड टूटता है, याद रखना। O मीना है तो यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर OH आएगा। इसको पढ़कर तुम देख लो, ये लिखा है H2SO4 और इधर वाला लिखा है H2O2। H2O2 ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रिपरेशन मेथड है। तो परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोलिसिस या कैरोस एसिड के हाइड्रोलिसिस करने पर सल्फ्यूरिक एसिड और H2O2 मिलता है हमको। इसी बेस पर जब हम मार्शल्स एसिड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं 1 मोल वाटर से, तो फिर से वही कहानी दोहराओ, SO बॉन्ड टूटेगा, चाहे इधर का तोड़ो चाहे इधर का तोड़ो। चलो इधर जगह देख रहे हैं, यहाँ का तोड़ देता। O S और O पे मीना कौन है? O मीना है, तो यहाँ पर H आएगा और इस साइड OH आएगा। क्लियर? इसको पढ़कर देखो, ये H2SO4 लिखा है तो H2SO4 बनेगा, प्लस इसको पढ़कर देखो, इसको पूरे को, ये लिखा हुआ है H2SO5। तो पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करने पर सल्फ्यूरिक एसिड एंड पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का 1-1 मोल मिलता है। कितना कितना मोल? 1-1 मोल। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर आप वाटर एक्सेस में ले लेंगे तो ये जो H2SO5 बना, H2SO5 बना, इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी लाइक दिस वे, लाइक दिस वे, दिस वे। ये H2SO5 ही तो है, तो फिर से क्या बन जाएगा? H2SO4 प्लस H2O2 बनेगा। प्लस क्या बनेगा? H2O2। तो अब जरा ध्यान से क्वेश्चन सुनो। H2O8 की हाइड्रोलिसिस करने पर, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर 1 मोल H2SO4 और 1 मोल H2SO5 बनता। लेकिन अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे, मतलब 2 मोल पानी यूज करेंगे, तो 2 मोल H2SO4 और 1 मोल H2O2 बनेगा। 2 मोल H2SO4 और 1 मोल H2O2 बनेगा। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो ये पर ऑक्सी एसिड्स हुए। क्या हुए? पर ऑक्सी एसिड्स। क्लियर? ओके। इसका जो फोर्थ सीरीज है, फोर्थ सीरीज, उस फोर्थ सीरीज का नाम है, और दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नाम है थायोनिक एसिड सीरीज। आपने थायोनस एसिड पढ़ा था ना, वहीं से आया थायोनिक एसिड सीरीज। थायोनिक एसिड सीरीज जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, SO3H, बीच में SS लिंकेज आता है, SO3H। कॉमनली हम लोग इसे ऐसा भी लिखते हैं, 2 हाइड्रोजन H2, 6 ऑक्सीजन O6। समझ में आ रहा है ना? O6। और ये जितने भी सल्फर हैं, चलो इनको SN लिख देते हैं। अब ये मत बोलना कि SN+2 लिखना है, ऐसा कुछ नहीं, हम SN कॉमनली लिख देते हैं। ये जो N है, N 2 to 6 हो सकता है। N कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 2 to 6। अगर N की वैल्यू 2 है तो फार्मूला आएगा H2, H2,
O6, दो सल्फर हैं तो ये कहलाएगा डाईथायोनिक एसिड, डाईथायोनिक एसिड। अगर आपने यहाँ पर n की वैल्यू 4 ले ली तो इट विल बी H2S4O6, दैट मीन्स इट विल कॉल्ड टेट्राथायोनिक एसिड। नाम बोलो, टेट्राथायोनिक एसिड। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब H2 SS सिंगल बॉन्ड की हेल्प से अटैच्ड होंगे, S4 SS सिंगल, और टर्मिनल पे SO3H होता है, SO3H, ये भी O3H हो जाएगा, O3H दिखाई दे रहा है, SO3H, SO3H। समझ में आया इतना? ठीक है। तो ये है डाई थायोनिक एसिड और ये क्या है बेटा, ये है टेट्राथायोनिक एसिड, जिसमें ये दोनों सल्फर कहाँ पर होंगे, 0 0 पर होंगे। तो कौन सा लिंकेज इसमें उपलब्ध होता है, SS लिंकेज। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं? तो ये आपने सल्फर के चारों टाइप के ऑक्सी एसिड्स पढ़ लिए। कौन कौन सा? पहला क्या था, सल्फ्यूरस एसिड, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा परऑक्सी एसिड, और चौथा थायोनिक एसिड सीरीज। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। सल्फर के बाद नेक्स्ट आएगा सिलीनियम। सिलीनियम के दो ऑक्सी एसिड्स हैं, H2SeO3 एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला H2SeO4। ये सिलेनस एसिड कहलाएगा और ये सेलेनिक एसिड कहलाएगा। टेलोरियम के भी दो ही ऑक्सी एसिड हैं, H2TeO3 और दूसरा आएगा H2TeO4। ये वाला लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये टेलोरस एसिड कहलाएगा और ये टेलोरिक एसिड कहलाएगा। तो ये सभी के आपने ऑक्सी एसिड्स पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए बेटा? ऑक्सी एसिड्स। अब इसके बाद इस टॉपिक पर हमको ऑक्सीजन के दो कंपाउंड पढ़ने हैं। कौन कौन सा? एक है O2 और दूसरा है O3। तो हम लोग अब पढ़ना चालू करेंगे O2 के बारे में। ऑक्सीजन गैस डायटोमिक होती है, सब जानते हो। क्लियर? O2 इज द मोस्ट abundant एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। इट इज प्रेजेंट 46.6% बाई वेट इन द अर्थ क्रस्ट। क्लियर है? एंड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है। बचपन से हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है एयर में, 21%, एग्जैक्ट 20.9% बाई वॉल्यूम इन एयर। समझ में आ गया? ठीक है। बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो इसके प्रिपरेशन का एक ही मेथड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज बाय हीटिंग ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। जो ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स उनको हीट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती। जिसमें से पहला मेथड है, पहला कंपाउंड है KClO3। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाम है इसका पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, ये क्लोरेट आयन है ना। पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम हीट करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इसको नॉर्मली हीट नहीं कर सकते, इसको डिकम्पोज नहीं करवा पाते। तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं MnO2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MnO2 का काम है डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ KClO3 फ्रॉम 350 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस। MnO2 का काम क्या है? KClO3 के मेल्टिंग पॉइंट को क्या करना है? डिक्रीज करना। अब KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो KCl प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। वैसे अगर KClO4 को हीट करेंगे, KClO4 का नाम होता है पोटेशियम परक्लोरेट। ये परक्लोरेट आयन है, परक्लोरेट। तो भी बनेगा KCl प्लस O2। और भी जितने ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है, जैसे हम बात करें KMnO4 की, D एंड F ब्लॉक में ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं, KMnO4 का हीटिंग इफेक्ट। अगर हम पर मैग्नेट को हीट करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेट में K2MnO4 प्लस Mn अपना एक ऑक्साइड बनाता है MnO2, गैस रिलीज होती है ऑक्सीजन। सेम वे पर उसी चैप्टर पर एक कंपाउंड है डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसको हीट करते हैं तो डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट में। क्रोमेट का फार्मूला K2Cr4 प्लस क्रोमियम अपना ऑक्साइड बनाएगा Cr2O3 प्लस गैस रिलीज होती है O2। इसमें जो ये वाला मेथड है, ये इट इज अ लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। कौन सा मेथड है? ये लैब मेथड है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो ये ऑक्सीजन गैस का प्रिपरेशन हुआ। आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज पर
तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ना, ये एयर से थोड़ी हैवी है, एयर से थोड़ी डेंसर है, स्लाइटली स्लाइटली हैवियर देन एयर। ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, स्लाइटली हैवियर देन एयर। दिस ऑक्सीजन इज कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड बाय अल्कलाइन पायरोगैलोल सॉल्यूशन। कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड बाय मतलब उसमें डिसॉल्व हो जाता है, एब्सॉर्ब्ड बाय अल्कलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पायरोगैलोल सॉल्यूशन। अब पायरोगैलोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका जो कुछ ऐसा होता है, इट इज एरोमेटिक ट्राईहाइड्रोक्सी कंपाउंड, एरोमेटिक ट्राईहाइड्रोक्सी कंपाउंड। तो ऑक्सीजन इज कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड बाय अल्कलाइन पायरोगैलोल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, दो प्रॉपर्टीज हुई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं हम? ऑक्सीजन गैस की। थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है, कौन है? लिक्विड ऑक्सीजन। दिस लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजर इन द फ्यूल ऑफ स्पेस रॉकेट्स। लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड, अब ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीडाइजर ही है यार, इसी की प्रेजेंस में तो कंबस्टन होता है ना। तो लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजर इन फ्यूल ऑफ स्पेस रॉकेट्स। स्पेस रॉकेट्स, समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, ये कुछ यूजेस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं वही लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ऑक्सीजन हैव 3 आइसोटोप्स, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। जिसमें जो ऑक्सीजन 18 है ना, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। कैसा है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। एंड दिस आइसोटोप इज यूज्ड to understand the mechanism of reactions। क्वेश्चन पूछ सकता, which isotope is used to understand the mechanism of reactions of oxygen। तो कौन सा है? O18। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कौन? हाइड्रोजन, जिसमें से ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर, हाइड्रोजन फ्यूल है। या फिर ऑक्सीजन एसेटिलीन, एसेटिलीन ये फ्यूल होगा, ये ऑक्सीडाइजर होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन एसेटिलीन फ्लेम, इनकी जो फ्लेम है इज यूज्ड। अब हाइड्रोजन कंबस्ट होगा, कंबस्ट कौन कराएगा? ऑक्सीजन। क्लियर? एसेटिलीन फ्यूल, उसको कंबस्ट कौन कराएगा? ऑक्सीजन। तो जो फ्लेम है इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने O2 के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? O2 के बारे में। अब O2 के बाद नेक्स्ट कंपाउंड आएगा हमारा O3। O3 का नाम बताओ क्या है? ओजोन गैस। ओजोन क्या है? इट इज नथिंग, इट इज जस्ट द ऑक्साइड ऑफ O2। ऑक्साइड है, किसका ऑक्साइड है? O2 का ऑक्साइड है। क्लियर? ओजोन गैस कहाँ पर उपलब्ध होती है? तो ओजोन गैस हमारे एटमॉस्फेयर पे, सॉरी, एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर पर है। किस स्फीयर पर है? स्ट्रेटोस्फीयर पर। तो प्रेजेंस इन स्ट्रेटोस्फीयर, समझ में आया इतना? ठीक। अब ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये कितने किलोमीटर अबव होता है? 20 किलोमीटर अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर। एटमॉस्फेयर को हमने कितने भाग में डिवाइड किया था? 4 भाग में। उसमें से एक पार्ट क्या कहलाता है? स्ट्रेटोस्फीयर, जो 20 किलोमीटर ऊपर होता है, जिसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। समझ में आ गया इतना? ठीक है। ऑक्सीजन गैस के प्रिपरेशन का लैब मेथड देखो, मैं सिर्फ इसका लैब मेथड बताऊंगा और कुछ भी नहीं। क्लियर है? ध्यान से देखो, जब हम ऑक्सीजन गैस जो प्योर एंड ड्राई कंडीशन पर है, प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं। साइलेंट, अब इन वर्ड का मतलब सब समझते हो यार। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं तो ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट हो जाती है ओजोन में। बैलेंस कर लेते हैं। और इस ऑक्सीजन का सिर्फ 10% वॉल्यूम ही ओजोन में कन्वर्ट होता है।
सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर रहे हैं मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक। तो प्लस नहीं, चलो डेल्टा एच लिख देता हूँ मैं। डेल्टा एच इसका होता है प्लस 142.7 किलो जूल। इतनी हीट को ये क्या करता है? एब्सॉर्ब। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो 10 सॉरी प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन गैस में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने पर इसका 10% वॉल्यूम ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि मिक्सचर ऑफ 10% ओजोन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। What is ozonized oxygen? Oxygen which contain a 10% by volume ozone is called ozonized oxygen. मतलब ऑक्सीजन ओजोनाइज्ड हो गई है। समझ में आया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। तो इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोन की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है? प्रॉपर्टीज देखो, ये जो ओजोन है ना, दिस ओजोन इज हाईली सॉल्युबल इन, एक हाइड्रोकार्बन होता है हाईली सॉल्युबल इन टर्पेंटाइन ऑयल। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओजोन किस में हाईली सॉल्युबल होता है? टर्पेंटाइन ऑयल में। टर्पेंटाइन ऑयल एक हाइड्रोकार्बन है, एक टर्पेंटाइन ट्री होता है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, उसके ऑयल में हाईली सॉल्युबल होता है। सेकेंड, ओजोन डायामैग्नेटिक है। कैसा है? डायामैग्नेटिक है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते मतलब नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन अलग अलग कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे H2S प्लस नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ो, O3 ही लिखता, पूरा ही लिखता, H2S प्लस O3, तो O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फाइड को सल्फर में भेजता है, खुद को रिड्यूस करके O2 में भेजता है, और हाइड्रोजन की वजह से पानी आ जाएगा। O3 जिन भी रिएक्शंस में आएगा O2 रिलीज होना ही होना है, क्योंकि O3 खुद को O2 में रिड्यूस करता। HCl प्लस O3, तो Cl माइनस Cl2 पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Cl2 पे ऑक्सीडाइज, ये खुद को रिड्यूस करके O2 पे लेके आएगा, हाइड्रोजन की वजह से पानी आ जाएगा। रेडॉक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है इनऑर्गेनिक के लिए। नेक्स्ट जैसे लिखा हुआ है NaNO2, कोई नाइट्राइट है, नाइट्राइट ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रेट में जाएगा प्लस O2। देर इज एनी सल्फाइट Na2SO3, सल्फाइट ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट में जाता है प्लस O2। कोई अस सॉल्ट है, अस सॉल्ट, अस सॉल्ट जब भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करता है तो उस अस सॉल्ट के एनायन का एसिड यूज होता है H2SO4, तो फेरस फेरिक में भाग जाएगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस फेरस फेरिक में गया, ये खुद को रिड्यूस करके O2 पे लेके आएगा, हाइड्रोजन की वजह से पानी आ जाएगा। समझ रहे हैं इस रिएक्शन को? क्लियर? जैसे Ki के साथ रिएक्शन देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये Ki मॉइस्ट यूज होता है, मॉइस्ट Ki, मॉइस्ट मतलब पानी होगा। अब I माइनस है, I माइनस कहाँ जाएगा? I2 में। X माइनस ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाते हैं? X2 पर। O2 रिड्यूस करेगा खुद को, O3 रिड्यूस करेगा O2 में, पोटेशियम है KOH बनाएगा। क्लियर? ये जो I2 रिलीज हुई, दिस I2 इज ट्रीटेड विद हाइपो सोल्यूशन। हाइपो होता है Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो बोलते हैं, हाइपो प्लस I2, ये आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, वॉलोमेट्रिक एनालिसिस फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो इस थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देगा टेट्राथायोनेट में Na2S4O6, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना, ये +2 है, ये +2.5 है, प्लस खुद को लेकर आएगा Na में। यहाँ पर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद को ये रिड्यूस कर रहा है। बोला हाँ या ना? हाँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? तो हम ऐसा बोलते हैं, पूछो कैसा बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन वॉलोमेट्रिक, ये वर्ड है एक, वॉलोमेट्रिक एस्टिमेशन, और ये जो रिएक्शन लिखी ये आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन है, वॉलोमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ओजोन का वॉलोमेट्रिक एस्टिमेशन या क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज होती है। क्लियर हुआ इतना?
और इस टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन या फिर ये जो टाइट्रेशन है, इस टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर वो स्टार्च होता है। अब मैं इसमें बहुत कुछ बोलूँगा तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री चालू हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना? कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ तक? नहीं। तो ये हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ रहे हैं। आगे देखो और भी कुछ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को शो करने की रिएक्शंस आएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन I2 की रिएक्शन ओजोन के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। I2 ओजोन के साथ दो अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन करता है। पहली कंडीशन मॉइस्ट ओजोन है और दूसरी कंडीशन है ड्राई ओजोन। I2 जीरो है। मॉइस्ट ओजोन मतलब पानी प्रेजेंट है, I2 प्लस O3 प्लस पानी। तो ओजोन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है HiO3 में। अब कहेंगे आप H कहाँ से आया है? मॉइस्ट है ना, मॉइस्चर। HiO3 I कहाँ पर है? +5 पर, और खुद को O3 रिड्यूस करके O2 पे लेके जाएगा। समझा कि नहीं समझा? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लेकिन अगर आप ड्राई O3 यूज करते तो प्रोडक्ट कुछ अलग मिलता है। हमें यहाँ पर I4O9 मिलता है। I4O9 इट इज बेसिकली IO3 का होल थ्राइस। इट इज अ आयोनिक कंपाउंड I3 प्लस एंड 3IO3 माइनस। इसका नाम होता है आयोडीन। दिस इज आयोडीन and this is iodate, iodate, and this iodate is a yellow color solid। तो अगर मॉइस्ट ओजोन है तो मॉइस्चर में हाइड्रोजन है, H2O पानी है, HiO3, और अगर ड्राई है तो I4O9 एक आयोनिक सॉलिड है, येलो कलर का आयोनिक सॉलिड है, नाम है इसका आयोडीन आयोडेट। क्लियर हुआ इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। ओके। लास्ट रिएक्शन ओजोन की। ओजोन का मर्क्यूरी पर क्या एक्शन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा मर्क्यूरी की कहानी सुनो। मर्क्यूरी अगर किसी ग्लास की ट्यूब में भरी हुई है तो मर्क्यूरी ग्लास के ट्यूब से चिपकती नहीं है। मर्क्यूरी ग्लास के ट्यूब से नहीं चिपकती है। इसे हम बोलते हैं मर्क्यूरी का मेनिस्कस नेचर। कौन सा नेचर? मेनिस्कस नेचर। मर्क्यूरी हैव मेनिस्कस नेचर, मतलब मर्क्यूरी हैव नॉन स्टिकी नेचर। क्यों? क्योंकि दो फोर्स होते हैं, आप भी जानते हैं, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। तो मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में प्रेजेंट एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा होता है। मर्क्यूरी के बीच में कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में प्रेजेंट एडहेसिव फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से मर्क्यूरी ग्लास ट्यूब पर नहीं चिपकती। आप देखो उसको ऐसे लुढ़का के देखो, एक थर्मामीटर में अगर मर्क्यूरी देखा उसको लुढ़काओ तो मर्क्यूरी पूरा लुढ़कता रहता, वो ग्लास से चिपकता नहीं है, उसकी ड्रॉपलेट कहीं छूटती नहीं है ग्लास पर। क्लियर है? ठीक है। तो इसे हम मेनिस्कस नेचर बोलते हैं। तो ओजोन जो है, अच्छा फिर से बताता हूँ, मेनिस्कस नेचर का मतलब क्या है? नॉन स्टिकी नेचर ऑफ ओजोन ऑन द ग्लास सरफेस। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये जो ओजोन है ना, ओजोन इट डिस्ट्रॉय द मेनिस्कस नेचर ऑफ मर्क्यूरी। मेनिस्कस का मतलब मैं फिर से लिखता हूं, मेनिस्कस का मतलब होता है नॉन स्टिकी नेचर। तो मर्क्यूरी जो है ओजोन जो है वो मर्क्यूरी के ये जो नॉन स्टिकी नेचर है टूवर्ड्स द ग्लास सरफेस, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। कैसे डिस्ट्रॉय करता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Hg2O। पूछा गया क्वेश्चन है Hg2O which is dissolve ओजोन Hg के साथ रिएक्ट करके Hg2O बनाता है और Hg2O Hg में डिसॉल्व हो जाता है, which is dissolve in Hg, so Hg start sticking in the glass surface। ग्लास सरफेस पर क्या होने लगता है? चिपकने लगता है। बात समझ में आया इतना? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। दिस इज कॉल्ड टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। अब चिपकने लगा तो मर्क्यूरी लुढ़काओ, लेकिन मर्क्यूरी पीछे से चिपक रहा है ग्लास सरफेस में तो उसकी पूंछ जैसी बन रही, उसी को हम बोलते हैं टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। होता क्या बेसिकली? Hg प्लस O3 फॉर्मेशन होता है Hg2O, कुछ Hg2O में कन्वर्ट हो जाता, और ये Hg2O जिसका नाम है मर्क्यूरस ऑक्साइड, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, मर्क्यूरस ऑक्साइड, ये मर्क्यूरी में डिसॉल्व हो जाता है।
जिसकी वजह से मर्क्यूरी स्टार्ट स्टिकिंग इन द ग्लास सरफेस। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन हैव ब्लीचिंग एक्शन, ये सब ऑक्सीडाइजिंग नेचर चल रहा है। ब्लीचिंग एक्शन, अगर मर्क्यूरी के ब्लीचिंग एक्शन की बात करें तो ओजोन के ब्लीचिंग एक्शन की बात करें तो ओजोन एक परमानेंट ब्लीचर है, परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है। क्यों है? तो ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कलर्ड मटेरियल, अगर कोई कलर्ड मटेरियल ऑक्सीडाइज होकर कलरलेस मटेरियल में कन्वर्ट होता है, कलर्ड मटेरियल ऑक्सीडाइज होकर कलरलेस मटेरियल में कन्वर्ट होता है, तो हम बोलते हैं कि ये उस कंपाउंड की परमानेंट ब्लीचिंग है। कौन सी ब्लीचिंग है? परमानेंट ब्लीचिंग। क्लियर है? तो ओजोन, यस, इट हैव ब्लीचिंग एक्शन। इसका ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी है कि परमानेंट है? परमानेंट है। किस प्रॉपर्टी की वजह से ये अपना ब्लीचिंग एक्शन शो करता है? तो ये अपने ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, और ये कलर्ड मटेरियल को ऑक्सीडाइज करवा देता है कलरलेस मटेरियल में। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब आपका काम है इस ओजोन के टेस्ट पढ़ना एज वेल एज इसके कुछ यूजेस पढ़ना। बुक से आप इनको पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो ये खत्म हो गया हमारा ओजोन। ओजोन के बाद ऑक्सीजन फैमिली का लास्ट कंपाउंड है H2SO4। H2SO4 का नाम सब जानते हैं यार, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसी को हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं, आज ही के लेक्चर में बताया है। या फिर इसे हम किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन देखो इसका, प्रिपरेशन का पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, जो ग्रीन विट्रियोल है ना, ग्रीन विट्रियोल का फार्मूला होता है FeSO4.7H2O। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका नाम क्या है? ग्रीन विट्रियोल। अब ये नाम क्यों आए, कैसे आए, ये सब कहानी की जरूरत नहीं है हमको। ग्रीन विट्रियोल को जब हम हीट करते हैं तो हमको H2SO4 मिलता है, H2SO4। ये जो आयरन है ये अपना ऑक्साइड बनाता है Fe2O3, सल्फर भी अपना एक ऑक्साइड बनाता है SO2, प्लस रिमेनिंग वाटर रिलीज हो जाता है। तो याद रखो ये तीनों ही कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ग्रीन विट्रियोल? ए पार्ट H2SO4, बी पार्ट Fe2O3, सी पार्ट SO2, लास्ट पार्ट SO3। आंसर क्या आ जाएगा? SO3। SO3 इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ग्रीन विट्रियोल। दूसरा मेथड, सल्फर की रिएक्शन अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करते हैं, अब आपको पता है HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है H2SO4 में। नाइट्रोजन फैमिली में जाओ, ये रिएक्शन पढ़ाई मैंने। अगर HNO3 कंसंट्रेटेड है तो खुद को NO2 में रिड्यूस करता है, हाइड्रोजन की वजह से पानी आएगा। एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। तीसरा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस या लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो आगे देखो इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या है। इंडस्ट्रियल या लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 के लिए हमारे पास दो मेथड है, और दोनों ही मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेथड का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या नाम है बेटा? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या करते हैं? सबसे पहले हम SO2 को ऑब्टेंड करते हैं। अब SO2 कैसे ऑब्टेंड हो सकता है? S+O2 SO2, या फिर आयरन पाइराइट FeS2 का ऑक्सीडेशन करें तो Fe2O3, मेटलर्जी में रिएक्शन पढ़ते हैं, प्लस SO2 ऑब्टेंड कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में SO2 का ऑक्सीडेशन करते हैं। SO2 का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। क्लियर है? SO2 को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट PT या फिर V2O5। तो SO2 ऑक्सीडाइज होकर SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंस करना है, बैलेंस कर लो। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस लिख रहा हूं यहां पर। समझ में आया? ठीक है।
तो कांटेक्ट प्रोसेस का कैटलिस्ट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपसे ओस्टवर्ड प्रोसेस याद है ना, उसका कैटलिस्ट पूछता है, ऐसे कांटेक्ट प्रोसेस का कैटलिस्ट क्या है? पीटी। लेकिन पीटी महंगा होता है, इसलिए उसकी जगह हम वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें SO3 की गुड यील्ड चाहिए तो प्लेटिनम यूज़ करेंगे फॉर गुड यील्ड ऑफ SO3। समझ में आया? ठीक है। अब अगर हम फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो फिर से वही ले शेतालिए प्रिंसिपल या ली चेटेलियर प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। इधर गैसेस के 3 मोल्स हैं और इधर गैस के 2 मोल्स हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे, रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम है, फॉरवर्ड जाएगी, मतलब हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जिधर हीट लिखी है रिएक्शन उसके अपोजिट जाएगी, तो बढ़ाने पे अपोजिट जाएगी ना, तो कम करो तो फॉरवर्ड चली जाएगी, मतलब लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन टू ऑब्टेन द लार्ज अमाउंट ऑफ क्या? SO3। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम इसी रिएक्शन में थोड़ा सा फेरिक हाइड्रोक्साइड भी यूज कर लेते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड भी इसी रिएक्शन में यूज करते हैं। क्यों? to remove the impurity of थोड़ी सी impurity प्रेजेंट होती है किसकी? आर्सेनिक ऑक्साइड की। आर्सेनिक ऑक्साइड फार्मूला होता है AH2O3। तो कांटेक्ट प्रोसेस में आर्सेनिक ऑक्साइड की इंप्योरिटी रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब ये जो SO3 बना, SO3, इसकी रिएक्शन हम करते हैं 98% H2SO4 के साथ। तो आप जानते हैं कि ये कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3 ये बन जाता है H2O7, जिसे आप ओलियम बोलते हैं या फिर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। समझ में आया इतना? और इस ओलियम की हाइड्रोलिसिस इज द लास्ट स्टेप। ओलियम पायरो है ना, ये SOS, दो हाइड्रोजन 2 OH और बाकी सब डबल बॉन्ड O आ जाएंगे। इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर अब जानते हो SO बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि वाटर सल्फर पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर आएगा बेटा H और यहाँ पर आएगा OH। आप चेक कर लो 2 मोल H2SO4 मिल रहा है। तो मार्केट से इतना H2SO4 लेके आने पर इतना ज़्यादा H2SO4 हमको मिल रहा है। इसका कंसनट्रेशन 96 to 98% होता है। तो 96 to 98% H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 इज ऑब्टेन्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पहले क्या बनाते हैं? SO2, फिर SO2 को ऑक्सीडेशन करके SO3 को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग ओलियम में, और ओलियम के हाइड्रोलिसिस करने पर 96 to 98% हमको क्या मिल जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये पहला प्रोसेस है। वैसे दूसरा प्रोसेस देखो, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस में क्या होता है? इसमें भी सबसे पहले SO2 ही बनाते। कैसे? S+O2 SO2, या फिर FeS2+O2, अगेन वही बनेगा Fe2O3 प्लस SO2। SO2 मिल गया आपको, ठीक है, SO2 मिल गया। अब इस SO2 में पानी ऐड कर देंगे। सॉरी, पहले इसका ऑक्सीडेशन तो करो। SO2 का ऑक्सीडेशन करेंगे, सिर्फ कैटलिस्ट बदलते हैं। अब NO यूज करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो SO2 कन्वर्ट हो जाता है SO3 में। SO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? SO3 में। रिएक्शन बैलेंस हो गई। एंड लास्ट स्टेप, इस SO3 में हम स्टीम पास कर देते हैं, मतलब वाटर ऐड कर देते हैं, तो कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में। तो लेड चैम्बर प्रोसेस का कैटलिस्ट कौन है? NO। कैटलिस्ट रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहते हैं। एंड क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का कैटलिस्ट क्या है? PT बेस्ट कैटलिस्ट है। या फिर इसकी जगह हम लोग V2O5 को भी यूज कर सकते हैं, वैनेडियम पेंटॉक्साइड। क्लियर हो गया इतना? तो ये हो गए इंडस्ट्रियल प्रोसेस। आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज, ये जो H2SO4 है ना, ये हाईली विस्कस होता है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, O से जुड़ा हुआ H है, हाईली विस्कस है। समझ में आया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाई बॉइलिंग पॉइंट है, और उसी की वजह से लो वोलाटिलिटी है इसकी। वोलाटिलिटी, स्पेलिंग देख लेना, वोलाटिलिटी। और इन सब का रीजन क्या है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया? ठीक। H2SO4
एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट इज आल्सो हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक एंड यूज्ड एज, ये जो H2SO4 है, इट इज यूज्ड एज पिकलिंग एजेंट। पिकलिंग एजेंट का काम होता है मेटल के सरफेस को क्लीन करना, टू क्लीन मेटल सरफेस। यार कोई मेटल का सरफेस है, उसको H2SO4 की हेल्प से हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, इस वजह से इसे हम पिकलिंग एजेंट बोलते हैं। बात समझ में आया? आपको याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये यूज़ होता है इन लेड स्टोरेज बैटरी में। H2SO4 कहाँ यूज़ होता है, लेड स्टोरेज बैटरी में भी यूज़ होता। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी, कोई भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट, एनी इनऑर्गेनिक सॉल्ट जब रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो इस इनऑर्गेनिक सॉल्ट के एनायन का एसिड बन जाता है। एसिड, ये बिल्कुल आसान है, अभी आप देखेंगे, ऑफ एनायन ऑफ सॉल्ट प्लस एक सॉल्ट और रिलीज हो जाता है। जैसे मैं बात करूं FeS प्लस H2SO4, अब आपसे पूछा जाए क्या बनेगा, तो आप कहेंगे H2S, बिल्कुल, इस सॉल्ट के एनायन का एसिड प्लस एक सॉल्ट और बन जाएगा FeSO4। क्लियर? NaNO3 प्लस H2SO4, तो यहां से HNO3 आ जाएगा, HNO3 प्लस सोडियम अपना सल्फेट बना लेगा। वैसे अगर मैं MX यूज करूं, MX की रिएक्शन H2SO4, H2SO4 कंसंट्रेटेड है। अब याद रखना ये X में क्या क्या हो सकता है, FCl, Br, I, इसमें Br और I यूज नहीं कर सकते आप, Br और I का यूज नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली यहां से HX बनेगा, मतलब HF बन सकता है, HCl बन सकता है, लेकिन HBr और HI नहीं बन सकता है, HBr और HI नहीं बन सकता, मेटल का सल्फेट आ जाएगा। अगर यहाँ HBr और HI बना तो HBr और HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो H2SO4 को रिड्यूस कर लेंगे, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेंगे, वो रिएक्शन अलग हो जाएगी। क्लियर है? तो अभी यहां से समझते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा NaCl प्लस H2SO4, बिल्कुल ये रिएक्शन होगी, HCl प्लस Na2SO4, मैंने लिखा CaF2, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्लस H2SO4, तो HF बनेगा प्लस CaSO4 बनेगा। आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी क्योंकि ये जो दोनों हैं ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट हैं, कांट रिड्यूस H2SO4, H2SO4 को ये फर्दर, बचा हुआ H2SO4 के फर्दर आगे रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन यहीं पर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना? अगर यहाँ HBr HI बनता तो HBr और HI की रिएक्शन H2SO4 के साथ हो जाती, क्योंकि HBr और HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, वो H2SO4 को रिड्यूस होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि ये सारी रिएक्शंस क्यों होती हैं, तो ये सारी रिएक्शंस होती हैं ड्यू टू लो वोलाटिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, टिलिटी ऑफ H2SO4, H2SO4 के लो वोलाटिलिटी की वजह से होती। सो मोर वोलाटाइल एसिड्स आर रिलीज, जिसकी वजह से मोर वोलाटाइल एसिड क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो कभी पूछा जाए ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस व्हाई ऑकर, तो ये सारी रिएक्शंस हाउ अजला ऑकर होती की H2SO4 की वोलाटिलिटी कमी आहे, त्यावनी मोर वोलाटाइल एसिड्स, ये जो मोर वोलाटाइल एसिड्स है ये क्या हो जा रहे हैं, रिलीज हो रहा है। क्लियर है? तो लो वोलाटिलिटी ऑफ H2SO4 की वजह से सारी रिएक्शंस हो रही हैं। पढ़ते रहो। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, पांचवी रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल्स। किसके साथ रिएक्शन? मेटल्स। अभी रिएक्शन हाइड्रोजन चैप्टर से चालू होती है। अगर मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ, कौन सा मेटल अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो ऑलवेज हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। छोटे छोटे से रूल्स है, कौन सी गैस? हाइड्रोजन। जैसे मैं लिखूं Zn प्लस H2SO4, H2SO4 डाइल्यूटेड है, ZnSO4 प्लस H2, लेकिन अगर Cu प्लस H2SO4 किया जाए, डाइल्यूटेड है ये सब, डाइल्यूटेड, तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये बिलो हाइड्रोजन है। अगली रिएक्शन, डाइल्यूटेड की जगह अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करें, कंसंट्रेटेड H2SO4,
तो फिर यहाँ पर कुछ और होने वाला है। जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है, खुद को SO2 में रिलीज कर लेता है, खुद को SO2 में रिड्यूस कर लेता है। और ये मेटल क्या क्या नहीं होना चाहिए, मेटल नहीं होना चाहिए Pt, ध्यान रखना इसको, Pt, Hg, Au, ये तीन मेटल्स Pt, Hg, Au ये रिएक्शन नहीं करते। जैसे मैं आपसे बोलूं Zn प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, तो आप मुझे बोलेंगे ZnSO4 प्लस SO2 प्लस हाइड्रोजन की वजह से पानी आ जाएगा। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यहाँ SO2 रिलीज हो रही है, ठीक है। कॉपर प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 बिल्कुल रिएक्शन नहीं होगी, ये तीन मेटल्स नहीं हो सकते, बाकी सब हो सकते हैं। CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, SO2 गैस रिलीज हो रही है। समझ में आया इतना? ओके। लास्ट रिएक्शन आएगी इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। कौन सा नेचर? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना, ये एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऊपर भी आप देख रहे हैं। तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस। किस में रिड्यूस करता है? SO2 पे रिड्यूस करता है। हाइड्रोजन की वजह से H2O आएगा प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। जैसे मैं कहूँ कि C प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4, तो नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन को CO2 पे भेज देगा, ये खुद को SO2 पे लेके जाएगा, हाइड्रोजन की वजह से पानी आएगा। सल्फर प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड ही है, तो सल्फर को ये SO2 पे ऑक्सीडाइज, खुद को भी SO2 पे रिड्यूस, और हाइड्रोजन की वजह से क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो अभी समय ख़त्म हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन अभी और है दो चार, नेक्स्ट लेक्चर पर मैं कंटिन्यू करूँगा। और ये लास्ट कंपाउंड है, लास्ट लेक्चर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। अभी के लिए इतना ही।